हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सत्ता चैप्टर को आगे कैरी करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सत्ता के प्रकार देखे थे, जिसमें था कि लाइन अथॉरिटी यानी रेखाधिकार सत्ता, स्टाफ अथॉरिटी और तीसरा था फंक्शनल अथॉरिटी या क्रियात्मक अधिकार सत्ता। उसके बाद हमने देखा था कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें परंपरागत सत्ता या फिर प्रभुत्व, दूसरा करिश्माती और तीसरा वैधानिक या कानूनी सत्ता। आज हम देखेंगे कि मैरी पार्कर फोलेट एक थिंकर हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी सत्ता की अवधारणा के बारे में क्या कहा है। मैरी पार्कर फोलेट ने सत्ता की अवधारणा को नए संदर्भ में परिभाषित किया। उसने संगठन में उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा नीचे के अधिकारियों को या कार्मिकों को दिए जाने वाले आदेशों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण किया और कहा कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया आदेश उस दूसरे व्यक्ति को अप्रतिष्ठित कर देता है। उसका मत था कि कई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ स्वेच्छा से कार्य करना चाहेंगे, किंतु अपने ऊपर व्यक्तियों के होने की भावना को प्रगाढ़ता से नापसंद करेंगे। फोलेट ने स्थिति के नियम यानी लॉ ऑफ सिचुएशन का प्रतिपादन किया और इसका प्रयोग संगठनों में आदेश देने के संबंध में किया। प्राय संगठनों में आदेश जारी करने व इन्हें स्वीकार करने के संबंध में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कार्मिकों द्वारा आदेशों का विरोध अवहेलना करने के अतिरिक्त कई बार अधिकारी भी आदेश सत्ता के गर्व से अपने कार्मिकों को अपमानित करते हैं तथा उनमें हीन भावना का संचार करते हैं। अतः इस समस्या के समाधान के लिए फोलेट ने आदेश के डीपर्सनलाइजेशन आदेश को उन्होंने कहा कि भाई डीपर्सनलाइज कर दो। प्रबंधक व कर्मचारियों यानी उच्च व अधीनस्थों को स्थिति की तर्क संगतता लॉजिक ऑफ द सिचुएशन को देखना चाहिए तथा स्थिति के समस्त घटकों का संयुक्त अध्ययन करना चाहिए। फोलेट ने यह प्रतिपादित किया कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर आदेश जारी नहीं करने चाहिए, वरन उन्हें स्थिति से ही आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य को आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि परिस्थिति से आदेश लेने पर सहमत होना चाहिए। यदि आदेश एकदम परिस्थिति का भाग है तो किसी के द्वारा आदेश देने तथा किसी के द्वारा आदेश लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। फोलेट इस मान्यता के भी विरोधी है कि किसी संगठन में सत्ता शीर्ष पर केंद्रित रहे। उसके अनुसार संगठन में अंतिम सत्ता व सर्वोच्च नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत भ्रामक है। अंतिम अधिकार मात्र एक भ्रम है। उसने इंगित किया कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की अधीनता रूपी स्थिति से मानवीय मनोभावों को ठेस पहुँचती है। प्रभुत्व अधिकारी में अंतिम सत्ता के निहित होने की अवधारणा के स्थान पर कार्य से उत्पन्न अधिकार की प्रतिस्थापना होनी चाहिए। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सत्ता दी जानी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसे जो कार्य सौंपा जाए वह उस कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हो। उसे अपने कार्य के क्षेत्र के बारे में अधिकार मिला होना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में अधिकार कार्य से संबंधित है तथा कार्य के साथ ही रहते हैं। फोलेट की मान्यता थी कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता प्रत्यायोजित सत्ता या डेलीगेटेड अथॉरिटी न होकर कार्य से जुड़ी सत्ता होनी चाहिए और स्वयं ही उसके लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। वे लिखती हैं कि प्रत्यायोजित सत्ता का आशय तो ये होगा कि आपका मुख्य अधिकारी उस संपूर्ण सत्ता पर अधिकार रखता है, यद्यपि वह उसके कुछ भाग का प्रत्यायोजन करना लाभप्रद समझता है। मैं नहीं मानती कि एक अध्यक्ष को उसके कार्य से अधिक सत्ता रखनी चाहिए। इस प्रकार फोलेट सत्ता के प्रत्यायोजन को ठीक नहीं मानती और कहती हैं कि सत्ता वास्तव में किसी को प्रदान नहीं की जा सकती और यह वह शक्ति है जो कार्य में अंतर्निष्ठ है। उन्होंने कहा कि वन शुड नॉट गिव ऑर्डर्स टू अनदर but both should agree to take orders from the situation. If orders are a part of situation, the question of someone giving and someone receiving orders do not arise and both take the orders from the situation. सिंपल सी भाषा में हम समझें तो मैरी पार्कर फोलेट जो थी वो जो जैसे हम बोलते हैं ना सुपीरियर और नीचे उनके होते हैं सबॉर्डिनेट यानी उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारी, इस संबंध के खिलाफ थी। उनका कहना था कि कई बार उच्च अधिकारी होता है वो जैसे कोई नीचे वालों को कोई निर्देश दे रहा है तो वो कई बार तो ठीक है सही निर्देश दे रहा है, लेकिन कई बार वो इस गर्व से कि भाई मैं इससे ऊपर हूँ, मेरे से लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो इस घमंड से भी उनको अपमानित करता है, उल्टे पुल्टे निर्देश देकर या मनमाने काम करवा कर या फिर यूज़ करके अपना पद का कि भाई मैं आपसे ऊपर हूँ, आप मेरे से नीचे हो तो मैं आपको कोई भी आदेश दे सकता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे अगर उससे नीचे वाले जो लोग हैं जो नीचे काम कर रहे हैं उस सुपीरियर उस बॉस के, यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी को मैं बॉस बोलना चाहूँगी,
जैसे कोई बॉस है, उसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो बॉस कई बार तो उनको ठीक है सही निर्णय दे रहा है, लेकिन कई बार मान लो इस एक आदमी से, नीचे जो 5 लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक आदमी से उस बॉस की झड़प हो गई। अब उस एक आदमी को परेशान करने के लिए वो कुछ भी आदेश उसको दे रहा है, उससे कुछ भी काम करवा रहा है, क्योंकि वो उससे ऊपर है और जो नीचे का आदमी है भाई वो उसके अधीनस्थ काम करता है। तो यही मैरी पॉर्कर फोलेट कहती हैं कि कई बार क्या होता है कि जो ऊपर का अधिकारी होता है वो घमंड से भी अपने कार्मिकों को अपमानित करता है और उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि डीपर्सनलाइज होने चाहिए ऑर्डर, यानी अपनी पर्सनल भावना से दूर होने चाहिए। आपका आपस का क्या मैटर है उसको दूर रखो, आप सिर्फ कार्य से रिलेटेड है वो नीचे वालों को आदेश दो। आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है जो आपके नीचे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कैसे भी आदेश देकर परेशान करो, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि कई बार क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है, स्वेच्छा से काम करना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा हीनता उसको फील होती है कि मेरे से ऊपर कोई क्यों है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति को नीचे के व्यक्ति से आदेश नहीं देने चाहिए, जो ऊपर का आदमी है, जो ऊपर काम कर रहा है, बॉस है, उसको अपने नीचे के लोगों को आदेश नहीं देने चाहिए, बल्कि परिस्थिति से ही सबको आदेश ले लेने चाहिए। अब जैसे आज एक कंपनी है, नॉर्मल टाइम्स है, काम कर रही है, तो अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब अचानक से उस कंपनी पर लोड आ गया कि जैसे एक साल में वो 50 चीज़ों का प्रोडक्शन करती थी, अब उनको कहा गया कि आपको 100 चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। अचानक से ऐसी सिचुएशन मतलब क्रिएट हो जाती है। तो अब क्या कहती हैं फॉलेट कि भाई अब ऊपर के अधिकारी को नीचे वालों को आदेश नहीं देना चाहिए कि आप 10 घंटे काम करोगे, आप पहले जैसे 6 घंटे काम करते थे, अब आप 12 घंटे काम करोगे, आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ये बात समझनी चाहिए कि भाई आज है, अपनी कंपनी पर लोड है, तो सबको उस स्थिति से, स्थिति पैदा हो गई है ऐसी कि भाई आज आपको 50 की जगह 100 चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो उस स्थिति से सबको आदेश ले लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सबको काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति को दूसरों को आदेश नहीं देना पड़ेगा और परिस्थिति से सब सहमत हो जाएंगे। तो आदेश है वो परिस्थिति का अगर भाग है, तो किसी के द्वारा आदेश देने और किसी के द्वारा आदेश लेने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। तो सिंपल सा अगर मतलब है, सिर्फ यही है कि वो खिलाफ थी कि ऊपर के जो अथॉरिटी है उनको नीचे के जो लोग काम कर रहे हैं उनको आदेश नहीं देने चाहिए। सबको कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे आदेश लेकर काम कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और इन्होंने कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया 50 लोग हैं इनके ऊपर एक बॉस हो। ये होना चाहिए कि जैसे एक कंपनी है, उसमें एक व्यक्ति को काम दिया है, जैसे पेन बनाने की कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें एक व्यक्ति को कार्य दिया कि आप पेन की डिज़ाइंस तैयार करोगे, फिर एक आदमी को काम दिया है कि आप पेन का प्रोडक्शन करोगे, एक आदमी को काम दिया है कि आप इसकी सेलिंग का काम देखोगे, और एक को काम दिया है, मतलब कुछ लोगों को काम दिया है कि आप इसमें अकाउंट्स का काम करोगे, लेखा जोखा रखोगे। तो अब ये कहती हैं कि मिस पार्कर फोलेट के अकॉर्डिंग अब इतने लोगों पर एक सुपीरियर अथॉरिटी होने की बजाय, जैसे जो डिज़ाइन का काम कर रहा है वो अपने क्षेत्र में सुपीरियर हो, उससे ऊपर कोई ना हो, जो पेनों का प्रोडक्शन कर रहा है वो अपने क्षेत्र में सुपीरियर हो, वो किसी की बात मतलब उनको सुनाने वाला कोई ना हो, जो सेलिंग का काम कर रहा है वो अपने क्षेत्र में सुपीरियर हो, और जो अकाउंट्स का काम देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र में सुपीरियर हो। यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है उसमें वो सुपीरियर होना चाहिए, अंतिम रूप से वही उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने यही मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाए वह उस कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हो। तो हर व्यक्ति को कार्य सत्ता मिलनी चाहिए, ठीक है, और कार्य से जुड़ी सत्ता ही होनी चाहिए और स्वयं उसके लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार हो, ठीक। तो सिर्फ यही 2-3 मतलब इनके हैं कि भाई ऊपर की अथॉरिटी है वो नीचे वालों को कई बार गलत आदेश दे देती हैं, अपने पर्सनल चीज़ों में पढ़कर। लोग भी हैं वो अपने से ऊपर किसी को रखना नहीं चाहते क्योंकि उनको हीन फील होता है। तो इससे अच्छा सबको परिस्थिति से आदेश ले लेने चाहिए, जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो सबको उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना चाहिए, तो किसी को फील ही नहीं होगा कि हमसे ऊपर कोई है। और सत्ता शीर्ष पर कोई केंद्रित है या अंतिम सत्ता है या सर्वोच्च नियंत्रण है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें का मतलब क्या होगा कि भाई किसी एक में वो सत्ता मतलब बसी हुई है, तो इससे क्या होता है, मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हर व्यक्ति को जिसको जो कार्य दिया गया है वो उस कार्य के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार हो, तो उसके ऊपर कोई सत्ता होगी नहीं, तो एक कार्य से जुड़ी क्या होगी, सत्ता होगी। तो ये थे मिस पार्कर फोलेट के विचार। अब सत्ता की अवधारणा देखते हैं। चेस्टर
बर्नार्ड के विचार क्या हैं सत्ता की अवधारणा के बारे में। चेस्टर बर्नार्ड लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दिया गया आदेश उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उसके ऊपर सत्ता का होना प्रमाणित करता है और वह व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य होता है, किंतु आदेश की अवहेलना करने का आशय उसके ऊपर स्थापित की गई सत्ता को अस्वीकार करना है। अतः बर्नार्ड ने सत्ता के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला कि यह निर्णय करना कि कोई आदेश सत्ता रखता है अथवा नहीं उन व्यक्तियों पर निर्भर है जिन्हें यह आदेश दिया जाता है, उन व्यक्तियों पर नहीं जो कि सत्ता में है या फिर जो आदेश जारी करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एक अधिकारी की सत्ता स्वयं सदैव ही उसके अधीनस्थों द्वारा सत्ता के प्रति दी गई स्वीकृति या अनुमति पर निर्भर करती है। मतलब अथॉरिटी रेस्ट अपॉन द एक्सेप्टेंस और कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। बर्नार्ड का सीधा सा मतलब था जैसे एक बॉस है, यहाँ पर उसके नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, बॉस ने इनको कोई निर्देश दिया, इन 4 लोगों ने मान लिया कि ठीक है ये निर्देश सही है, तो मान लिया, तो अब वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी बॉस की इन 4 पर सत्ता है। ठीक है भाई, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, तो यहाँ पर इस आदमी की इन पर सत्ता है। अब इसने कोई आदेश दिया, इन 4 लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया कि भाई हम आपका ये आदेश नहीं मान सकते, तो क्या अब इस आदमी की इन 4 पर सत्ता रहेगी? नहीं रह सकते, क्योंकि सत्ता का मतलब ही क्या है कि अपने से नीचे को जो आप आदेश देते हो वो आप उनके कार्यों को प्रभावित करो, उनको निर्देशित करो। अब ये 4 इनकी बात मान ही नहीं रहे, ना इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो बॉस की अब इनके ऊपर सत्ता नहीं है। तो बर्नार्ड ने यही कहा कि भाई सत्ता का होना ना होना, ये जो सत्ता को जो आदेश देने वाला है ऊपर वाला, इस पर निर्भर नहीं करता। जो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति है जो आदेश देता है उस पर नहीं निर्भर करता कि आपके पास सत्ता है या नहीं, ये निर्भर करता है आपसे नीचे जो अधीनस्थ हैं वो आपकी बात स्वीकृत करते हैं या नहीं। तो सत्ता का होना ना होना ये जो अधीनस्थ है इनकी स्वीकृति या इनकी अनुमति पर निर्भर करता है। अगर ये आपकी बात मानेंगे तो इसका मतलब है ये आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इनकी आपके ऊपर सत्ता है, मतलब आपकी इनके ऊपर सत्ता है, और अगर ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपकी सत्ता नहीं है। बर्नार्ड की सत्ता विचारधारा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सत्ता है। भाई जनरली हम देखते हैं सत्ता ऊपर से नीचे जाती है कि इसको आदेश दे रहा है नीचे वाले को, नीचे वाले इस नीचे वाले को दे रहे हैं, लेकिन इसने उल्टा कहा है भाई ऊपर से नीचे जा रही है कि ये लोग आपकी नीचे वाले बात मानेंगे तब आपकी सत्ता है, अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपके पास सत्ता नहीं है। तो ये नीचे से ऊपर जा रही है जो कि अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होती है। उन्होंने प्रबंधकीय सत्ता का वास्तविक स्रोत उच्च पद अथवा स्थिति को नहीं माना, बल्कि अधीनस्थ कर्मचारी और उसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को सत्ता का वास्तविक उद्गम बिंदु माना है। सत्ता इन्होंने कहा यहीं से जनरेट होती है। मैंने बताया ना कि 4 लोग मानेंगे तब तो आपके पास सत्ता है, और 4 लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप इनको आदेश नहीं दे पाओगे। तो सत्ता कहाँ से जनरेट होती है? जो नीचे के जो लोग हैं उनसे जनरेट होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। बर्नार्ड का मत है कि एक अधीनस्थ कर्मचारी स्वयं ही अपने लिए सत्ता को स्थापित करता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि निम्नांकित दशाओं में एक व्यक्ति अपने अधिकारी के आदेश को स्वीकार करेगा। वही 4 बातें जो मैंने इससे एक प्रीवियस लेक्चर से एक वाइल अगो एक प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताई थी कि भाई अगर नीचे के लोग, जैसे मान लो एक कंपनी का बॉस है, इसने इस 4 लोगों को कोई आदेश दिया, तो ये 4 लोग इसके आदेश को कब मानेंगे? पहला, जब इस आदेश को ये समझ पाएँ कि भाई आदेश की भाषा समझ में आ रही है, ये आदेश है हमारे लिए, समझ पाएंगे तभी तो मानेंगे, आदेश को समझ ही नहीं पाएंगे तो मानेंगे कैसे? तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं वो उस आदेश को समझ पाएँ। दूसरा, जब वो ये समझें कि आदेश है वो हमारी कंपनी के लिए, हमारे संगठन के लिए प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। अगर प्रतिकूल है, विरोधी है, तो फिर वो नहीं मानेंगे। तीसरा, जब ये समझें कि कुल मिलाकर हमारे निजी हितों के लिए भी अच्छा है। अब मान लो इन 4 के निजी हितों पर ये प्रहार करता है। फॉर एग्जांपल एक बॉस ने ऐसा निर्देश दिया, ऐसा कानून बनाया कि इन 4 की सैलरी हाफ हो जाती है उस निर्देश से, तो क्या ये बात मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके निजी हितों के अनुकूल नहीं है। या तो कंपनी छोड़ देंगे कि भाई हम आपकी इतनी सैलरी पे काम नहीं करेंगे। हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, ठीक है? तो ये क्या है भाई, इनको आदेश एक तो समझ में आना चाहिए, दूसरा इनको ये लगना चाहिए आदेश हमारे संगठन के हित में है, तीसरा इनको ये लगना चाहिए कि वह आदेश हमारे हित में भी है, हमारे लिए भी किसी प्रकार से अहितकर नहीं है, चौथा वो मानसिक और शारीरिक रूप से उस आदेश का पालन करने में समर्थ हों। तो जब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब जो अधीनस्थ है वो ऊपर के सत्ताधारी का आदेश मानेंगे। तो ये मैंने क्या बताया 4 कंडीशन? ये वो कंडीशंस हैं जिनके पूर्ण होने पर 4 के नीचे के लोग हैं ऊपर का आदेश मानते हैं।
इस प्रकार बर्नार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि जिन आदेशों का व्यवहार में अधीनस्थ कर्मचारियों से पालन करवाया जाना कठिन या असंभव हो, वे आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। किंतु यदि प्रबंधक को अस्वीकार्य आदेश देने ही पड़े तो उसे अपने अधीनस्थों को पर्याप्त शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन व प्रेरणाएं देनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक सत्ता का निर्धारण है वो अधीनस्थ कर्मचारी ही करते हैं। उसके अनुसार उच्च व वरिष्ठ सत्ता वास्तविक नहीं है, वरन एक कल्पना है। नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली सत्ता ही वास्तविक है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति संगठनात्मक निर्णय के उत्तरदायित्व को ऊपर की ओर सौंपता है। यही बात है। आदेशों की स्वीकृति के संबंध में बर्नार्ड ने उदासीनता के क्षेत्र यानी जोन ऑफ इनडिफरेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अभी क्या है, उसके अनुसार स्वीकृति है योग्यता की दृष्टि से समस्त आदेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई स्वीकृति योग्यता की दृष्टि से कि भाई कौन सा आदेश है वो उससे, मतलब जैसे इस बॉस ने इन 4 लोगों को कोई आदेश दिया तो इन्होंने अब एक सिद्धांत दिया है अपना उदासीनता का क्षेत्र। इसका मतलब समझ रहे हैं अब ये उदासीनता का क्षेत्र इन्होंने क्या कहा है, किसने, बर्नार्ड ने अपना सिद्धांत दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एक बॉस ने इनको आदेश दिया तो अब स्वीकृति योग्यता की दृष्टि से कितने प्रकार के आदेश होते हैं, इन्होंने कहा 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो स्वीकृति योग्य नहीं होते, अर्थात अधीनस्थों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है। कुछ आदेश तटस्थता की पंक्ति पर होते हैं, अर्थात वे मुश्किल से ही स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। तीसरी श्रेणी में वे आदेश आते हैं जो अधीनस्थों द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं। बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता के क्षेत्र में तीसरे प्रकार के आदेश ही सम्मिलित किए जाते हैं। व्यक्ति कुछ आदेशों के प्रति सत्ता की दृष्टि से उदासीन होते हैं। वे जानने की परवाह नहीं करते कि आदेश क्या है, क्योंकि सामान्य रूप से वे उनके परिणामों व प्रभावों का संगठन में आने के पूर्व ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो उदासीनता के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में से कौन से आदेश आएंगे। पहला आदेश था कि जो बिल्कुल पालन नहीं किया जाता, तो वो नहीं आएगा इसमें। दूसरा था कि मुश्किल से ही उसका पालन किया जाए, वो भी नहीं आएगा। ऐसे आदेश जिनका आराम से पालन किया जाए वो आदेश इस उदासीनता के क्षेत्र में आएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल समझें, यदि किसी व्यक्ति को जो RAS में प्रवेश कर रहा है तो उसको ये पता होता है कि उसकी सेवा में 2 या 3 साल बाद स्थानांतरण होना एक सामान्य बात है, तो वह जो स्थानांतरण आदेश आएगा उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहेगा या उदासीन ही रहेगा, चाहे उसका स्थानांतरण कहीं भी कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, जिन आदेशों के प्रभावों से व्यक्ति परिचित होता है उनके प्रति प्राय उदासीन हो जाता है। ऐसे आदेश उसके उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति आदेश आसानी से मान लेता है तो उसको पता है कि इस आदेश के क्या परिणाम होने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप RAS एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको 9:30 से 6 की नौकरी करनी ही पड़ेगी, तो आप उसके लिए उदासीन नहीं होते कि भाई फ्यूचर में आपको 8 घंटे 8.5 घंटे की नौकरी करनी है, या फिर आपको पता है कि 2-3 साल में आपका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो आप उसके लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं करते कि भाई आपको पहले से ही पता है ये बात। तो अगर आपका आदेश आ जाता है ट्रांसफ़र का तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या उसको चेंज करवाने की कोशिश करते हो, लेकिन चिंता नहीं करते क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि भाई ऐसा होगा मेरे साथ। तो जिन आदेशों को जो अधीनस्थ हैं आराम से मान लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, वो जानते हैं, तो वो उदासीन हो जाते हैं उनके लिए कि भाई हाँ हमें परवाह नहीं है। उदासीन होने का मतलब हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, हो जाए। तो ये आदेश हैं, ये उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। कौन से? जिनको आसानी से मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए? क्योंकि उनको पहले से पूर्वानुमान होता है कि इस आदेश का परिणाम क्या होगा। ये मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया। तो ऐसे आदेश हैं उदासीनता के क्षेत्र में आते हैं। तो ये था चेस्टर बर्नार्ड की कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अब सत्ता पालन के आधार क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। पहला, विश्वास। जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार है। अब साइमन ने ये 4 आधार बतलाए हैं। ठीक है, जो थिंकर थे साइमन, इन्होंने 4 आधार बतलाए हैं कि भाई सत्ता को हम क्यों आराम से मान लेते हैं, सत्ता का पालन क्यों आराम से कर लेते हैं। तो पहला इन्होंने बताया, साइमन एक थिंकर थे, कि विश्वास के कारण जो अधीनस्थ हैं वो सत्ताधिकारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है उतनी ही आसानी से वो आदेश मान लेते हैं। लेकिन जब विश्वास को आघात पहुंचता है तो फिर वो आदेश मानने संभव नहीं होता, तो कई बार उसको दबाव की शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा था। एकरूपता।
ये मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देगा जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एक रूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एक रूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद और फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं। सिंपल सा मतलब है कि भाई जैसे एक कॉलेज लेक्चरर है, वो सबसे ज़्यादा एडवाइस किससे लेगा? जो उसकी आसपास कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको ये लगेगा कि भाई हमारे विचार एक जैसे होंगे और हमारी मतलब सिचुएशन एक जैसी है, तो एक रूपता कहीं भी होगी तो इंसान है वो उसका पालन करेगा, उस सत्ता का पालन करेगा। ठीक है। दबाव, कई बार दबाव के कारण भी सत्ता का पालन होता है। दबाव और बाध्यकारी जो शक्ति होती है उसके कारण भी। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज व्यवस्था में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन पर विश्वास या एकरूपता का कम प्रभाव पड़ता है और जो दमन और दबाव की ही भाषा समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न ये होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा दबाव या फिर बाध्यकारी शक्ति आप यूज़ करोगे तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन सत्ता पालन का एक आधार तो है ही दबाव। कई बार लोग आपकी बात नहीं मानते तो आप उन पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेते हो। जैसे कई बार सरकार कोई कानून पारित कर रही है, मेजॉरिटी लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे जो उसको नहीं मान रहे हैं, छुट-पुट कहीं आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, कई बार जैसे लठ बाजी करवा दी या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। तो ये सब क्या होता है, पुलिस वालों से उनको डंडे मरवा दिए या फिर कर्फ्यू लगा दिया। तो ये सब क्या होता है कि दबाव का प्रयोग करते हैं अपनी सत्ता का पालन करवाने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तीसरा वैधानिकता, प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा होता है तो सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। यानी कई बार सत्ता का पालन वैधानिकता के कारण होता है कि भाई इसके आदेशों को वैधता प्राप्त है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहीं रिटन डॉक्यूमेंट है कोई, उसमें लिखा हुआ है। तो साइमन ने सत्ता पालन के कितने आधार बताए? ये हमने पढ़े थे सत्ता पालन के आधार अकॉर्डिंग टू द थिंकर साइमन। इन्होंने 4 आधार बतलाए हैं: विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझें तो सरकार कोई कानून लेके आई, लोगों ने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन लोगों का विश्वास है कि सत्ता हमारे लिए अच्छा कर रही है। दूसरा, एकरूपता के कारण, जैसे किसानों के अच्छे के लिए कोई कानून लेके आई तो किसान उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे एकरूपता के कारण। या फिर कोई कॉलेज लेक्चरर है, वो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था। फिर तीसरा है दबाव, ये भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कई बार सत्ता का पालन दबाव या प्रेशर या फिर जो बाध्यकारी शक्ति है उसके कारण करवाना पड़ता है। तीसरा वैधानिकता, आपकी सत्ता का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके पास वैधता है, आपके पास औचित्य है कुछ काम करने का। अब देखते हैं सत्ता की सीमाएं क्या क्या हैं। प्राकृतिक सीमा, पहला है प्राकृतिक सीमा। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो अथवा ना हो, किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, उनकी सामान्य स्वतंत्रताओं और संपत्ति आदि से वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा है और इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित है। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई सत्ता का प्रयोग करने के लिए ये नहीं है कि आप असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे काम कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो, ऐसा नहीं। आपकी सत्ता पर भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो वो सीमाएं कौन सी हैं? सबसे पहले प्राकृतिक सीमाएं, मतलब जैसे हम एग्जाम्पल दिया मूल अधिकार का, कि मूल अधिकार का अगर संविधान में उल्लेख ना भी है तो भी कोई सत्ता है वो नागरिकों का जीवन नहीं छीन सकती, उनकी सामान्य स्वतंत्रताएं नहीं छीन सकती। ऐसा किया तो सत्ता का पतन होगा ही। दूसरा, नैतिक और धार्मिक विश्वास। नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तो उसका पालन करवाना बहुत कठिन हो जाता है। तो जैसे कोई सरकार है वो ऐसा कानून लेके आती है कि भाई आज से सारे मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं, लोग ऐसा होने नहीं देंगे, उस सत्ता का पतन फिर निश्चित है। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, क्योंकि उन लोगों का नैतिक और धार्मिक विश्वास है कि भाई हमें मंदिर जाना है, हमें पूजा करनी है, और सरकार ने ऐसा कानून निकाल दिया, तो सत्ता पर सीमाएं होती हैं, नैतिक धार्मिक सीमा भी होती है। फिर है संस्कृति की। अब संस्कृति क्या है? भाई उस जीवन का नाम है जिसमें कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में जो प्रकट होती है। अब सत्ता है वो मानव के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
अब जैसे हमारे भारत की संस्कृति है, हम नहीं बोलते हमारी संस्कृति है कि भाई हम ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, तो सरकार अचानक से सरकार आई और आप उसने मान लो ये लागू कर दिया कि आज से आप शॉर्ट क्लोथ्स पहनेंगे, तो ये हमारी संस्कृति में भी लागू नहीं हुआ है, तो काफ़ी लोग इसका विरोध करेंगे। तो संस्कृति की भी सीमाएं होती हैं कि एक देश की संस्कृति क्या है, आचार विचार क्या है, संगीत और कला साहित्य कैसा उनको अच्छा लगता है, तो इसकी भी सत्ता पर जो है सीमाएं होती हैं। चौथी, संविधान की सीमा। संविधान या नियम या उपनियम, सिंपल सी बात है, जैसा संविधान में लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सत्ता चलानी है। अगर आप संविधान के अगेंस्ट जाते हो तो फिर आपके पतन हो सकता है, तो संविधान की भी सीमा होती है। तीसरा है आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं वो सीमित होती हैं, तो इसलिए वो सत्ता को सीमित करती हैं। आप ऐसा आदेश नहीं दे सकते इसमें अरबों खरबों का खर्चा हो रोज़ रोज़, क्योंकि आपकी आर्थिक सीमाएं हैं। आप वही आदेश दे सकते हो जो आपके देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगा। अधीनस्थों की सीमाएं। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने या आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से करती है। अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की जो क्षमता है या जो सीमा है उसको निर्धारित करती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कानून बना रहे हो, ऐसा नियम दे रहे हो जो अधीनस्थ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप वो ऐसा आदेश नहीं दे पाओगे। आप ऐसा ही आदेश दे पाओगे जो आपके अधीनस्थ कर सकते हैं, जो स्वीकृत कर सकते हैं। देखिए, ये सीमा होती है। अगला, इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उनकी सीमाएं। भाई सत्ता पर होती है सीमा। आप कोई भी देश ऐसा काम नहीं कर सकता जो इंटरनेशनल कानून है वो अलाउ ना करता हो। जैसे कोई, वरना तो कोई भी देश जाकर दूसरे देश पर युद्ध कर दे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधा हुआ होता है कहीं ना कहीं, तो वो भी उसकी सत्ता पर लिमिटेशन लगाता है। ठीक है, अब अगर हम और इसको विस्तार से देखें और क्या क्या सीमाएं हैं, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं तकनीकी सीमाएं। भाई प्रत्येक व्यक्ति को वही काम आप सौंपो जिसमें वह दक्ष हो, अर्थात आवश्यक तकनीक ज्ञान किसी व्यक्ति में ना हो तो वह अपने अधिकार सत्ता की प्रयुक्ति भली प्रकार से नहीं कर सकता। जैविक सीमाएं इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ऐसे अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें अधीनस्थ इसलिए पूरा ना कर पाएँ क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन समाप्त होने का खतरा हो। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि आपको जहर खाने का आदेश दिया जाता है, तो एक जैसी जैविक सीमाएँ भी होती हैं कि वो आदेश आपका फॉलो नहीं होगा क्योंकि उससे उसका जीवन समाप्त हो रहा है। तीसरा, कानूनी सीमाएँ होती हैं। अब अधिकार सत्ता को आप कानूनों के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था, संविधान या कानून या उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर आप कानूनों के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हो तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आर्थिक सीमाएं हो ही गई, प्राकृतिक सीमाएं मैंने बता दी, और मनोवैज्ञानिक सीमाएं। भाई अगर आप जैसे कोई आदेश दे रहे हो तो आपको अधीनस्थों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी होना चाहिए आपके पास कि भाई आज के दिन उनका मनोविज्ञान या फिर वो इस हालत में है कि इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे या नहीं। तो ये कुछ सीमाएं थी जो सत्ता पर होती हैं। सत्ता है वो अनलिमिटेड काम नहीं कर सकती, मनमाना प्रयोग अपनी सत्ता का लोग नहीं कर सकते। उनको संवैधानिक कानून और राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना पड़ता है। तो उनके ऊपर सीमाएं कौन कौन सी हैं? ये सभी सीमाएं, जैसे प्राकृतिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संविधान, नियम और उपनियम की, आर्थिक सीमाएं, अधीनस्थों की क्षमताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तकनीकी सीमाएं, जैविक सीमाएं, तो ये सारी है वो सत्ता पर सीमाएं होती हैं।